बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग सेल टॉपिक की बात कर रहे थे और वैक्यूल्स तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे सेल टॉपिक में। आज अगले टॉपिक की बात करते बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स। तो आप बोलेंगे सर आप तो ये बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स। अगर बात आ जाती है मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है तो किसके अंदर मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में। बोलेंगे सर अगर हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड है ना, क्या टर्म बोले, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड। अगर हम बात किए मेम्ब्रेन बॉन्डेड की तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स कहां पे देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, ये आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा है। अगर बात कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की, बोले मेम्ब्रेन बॉन्डेड तो कितने मेम्ब्रेन होंगे, एक मेम्ब्रेन होंगे, दो मेम्ब्रेन होंगे, तो इसको बोल देते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बाहर वाले मेम्ब्रेन की बात कर ले, यहाँ पे आपको ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से आपको कलर करके दिखा दे रहा हूं। ये जो बाहर में जो लेयर दिख रहा है, ग्रीन वाला जो लेयर दिख रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, आउटर मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं। यहाँ पे इसको लेबल कर लीजिएगा आउटर मेम्ब्रेन। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा पार्ट जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इस पूरे लेयर का नाम क्या दे दीजिएगा बच्चे, इसको बोल लीजिएगा आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, डन। इसका नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, डन। अब आउटर मेम्ब्रेन अंदर की ओर, इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डिंग दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग दिख रहा है ना। अब इस फोल्डिंग का नाम क्या दे दीजिएगा बच्चे, ब्लू कलर से यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं, ये आपको इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डेड दिख रहा है। अब मैं पूछूं आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। बोलेंगे सर आउटर मेम्ब्रेन तो पूरा पूरा कंटिन्यू दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस लेयर। जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, अंदर की ओर फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में कहीं कहीं फोल्डेड है, और इस फोल्डिंग की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। आउटर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, इनर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है, इसको बोल लीजिएगा इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, या इसी का दूसरा नाम दे सकते बच्चे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम दिए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल लीजिएगा। यहां पे इसका नाम दे दिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बोल लीजिएगा या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल लीजिएगा, डन। अगले पॉइंट पे जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचा इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल लीजिएगा, या इसी का नाम दे दीजिएगा बच्चे आउटर चैम्बर। क्या नाम दे दीजिएगा, आउटर चैम्बर नाम दे दीजिएगा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर चैम्बर। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम क्या दे दीजिएगा, इनर चैम्बर। क्या नाम दे दीजिएगा, इनर चैम्बर। अब इनर चैम्बर के अंदर की ओर चलते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डीएनए दिख रहा है, उसके बाद राइबोसोम दिख रहा है। राइबोसोम के अलावा आप बोल लीजिएगा एक इस तरह से एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोल देते हैं F0 F1 पार्टिकल या एटीपी सिंथेटेज नाम दे देते हैं। एटीपी का सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटीपी सिंथेटेज। इसमें दो पार्टिकल हैं, पहला बाहर अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एम्बेडेड है इसको बोल लीजिएगा F0, और जो मैट्रिक्स की, सर मैट्रिक्स कहां से आ गया, क्या होता है मैट्रिक्स, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस था उसको बोल रहे थे इनर स्पेस। इनर स्पेस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल, एंड दैट सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे F0 पार्टिकल देखने को मिला और F1 पार्टिकल देखने को मिला। F1 पार्टिकल की बात कर लीजिएगा, एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस कहां पे होगा, F1 पार्टिकल पे होगा, F0 पे नहीं। F1 पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो एक एक स्ट्रक्चर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लीजिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बोल लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है।
फॉर्म एटीपी बाय ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन परफॉर्म करना। ग्लूकोज को जलाया जाएगा, उससे एटीपी निकाला जाएगा एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो फॉर्म एटीपी बाय ऑक्सीडेशन। एंड अगर एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है तो इसको क्या बोल लीजिएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर एटीपी का फॉर्मेशन लाइट के थ्रू हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट के लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा? फोटो। और अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसी एटीपी की वजह से सेल को एनर्जी मिल पाता है। सेल के अंदर जो कुछ भी एनर्जी होगा वो किसकी वजह से होगा? तो ग्लूकोज को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसी की वजह से इसको एनर्जी मिलेगा, एटीपी मिलेगा एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉस्फोराइलेशन। तो सेल जितना भी काम कर पाता है वो किसकी वजह से? एटीपी की वजह से काम कर पा रहा है, उसी को एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज करेगा। अच्छा, अब बोले मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो कहां पे प्रेजेंट रहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में? बोल लीजिएगा यूकैरियोटिक सेल में होगा। इन प्रोकैरियोटिक सेल द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्ड बाय मेसोसोम, है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो किसके द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा? मेसोसोम के द्वारा। अब सर मेसोसोम होता क्या है? मान लीजिए ये आपको बैक्टीरियल सेल दिख रहा है, बैक्टीरिया का सेल वॉल दिख रहा है और इसके अंदर आपको देखिएगा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इस तरह से फोल्डेड होता है। ये फोल्डिंग हो सकता है इस तरह से लैमली के फॉर्मेट में हो, ये इस तरह से यहां पे लैमली के फॉर्मेट में हो सकता है यहां पे वेसिकल्स के फॉर्मेट में हो सकता है यहां पे ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेट में हो, इस तरह से ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेट में हो। तो लैमली, वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेट में है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा यहां पे मेसोसोम। अब यही मेसोसोम किसका काम करता है? यही मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है। सर क्या काम करता है? ये मेसोसोम भी सेलुलर रिस्पिरेशन परफॉर्म करता है, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। आप पीछे के लेक्चर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम का काम क्या होता है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये मेसोसोम का पूरा फंक्शन क्या है। तो मैं एक फंक्शन बता दिया आपको, क्या कि ये सेलुलर रिस्पिरेशन परफॉर्म करता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी सेलुलर रिस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। आप क्या बोलेंगे? दिस मेसोसोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नेम की, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला नाम दिया जाता है, बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला नाम दिया जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनर्जी का जितना भी जनरेशन है, चाहे एटीपी के फॉर्मेट में हो चाहे जीटीपी के फॉर्मेट में हो, है ना, सब कहां पे बनेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बोला जाता है मोस्ट बिजी और मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। क्यों बोला जाता है मोस्ट बिजी मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स? आपके बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट हर हमेशा होता रहता है, चाहे आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा। सर सोने के वक्त भी होता है? जी हाँ होता है। आप जब सो रहे होते हो तो क्या आपका हार्ट पल्पेट नहीं कर रहा होता? क्या हार्ट का काम रुक जाता है? क्या सर्कुलेशन रुक जाता है क्या? जी नहीं, उस समय भी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा होगा। जब आप सो रहे हैं तो क्या वहां पे लंग्स का पल्पेशन बंद हो जाएगा? क्या एयर नहीं ले रहे होंगे? क्या ऑक्सीजन तो जा रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रहा होगा। तो लंग्स पल्पेट कर रहा है, हार्ट पल्पेट कर रहा है, ऑब्वियसली इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये हर हमेशा काम करता रह जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स और मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। अब एक सेल के अंदर एनर्जी बनाने वाला काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इस सेल के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है और एनर्जी का भी क्रिएशन कर रहा है। तो एक छोटे से सेल की तरह काम कर रहा है। तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं सेल विद इन सेल? अगले पॉइंट पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, इसलिए ये अपना प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। इसको जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन है, सारे प्रोटीन नहीं बना पाता है।
आधा सुधा प्रोटीन बना पाता है, और अगर प्रोटीन बना पा रहा है, पूरा प्रोटीन बना लेता तो क्या बोल देते हैं, ऑटोनोमस। लेकिन आधा सुधा प्रोटीन बना रहा है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, सेमी ऑटोनोमस। इसको बोल दिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल क्या होगा, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल वेरी करता है, वेरिएबल होता है। जैसे अब ये डिपेंड करता है कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है, उसके फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। एज पर द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप आज से दौड़ना शुरू कर लीजिए, 2 महीने तक लगातार दौड़ते रहेंगे तो आपके लेग के जो मसल्स हैं, उस लेग के मसल्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट हाई होगा, और हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट की वजह से लेग के मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है। मान लीजिए हम ईयर पिन्ना की बात कर ली, रोटेट कर ही नहीं रहा है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो ईयर पिन्ना में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अभी आपको बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वो क्या काम कर रहा है, कितना रिक्वायर्ड उसको एनर्जी है, इस बात पे वेरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। यूजुअली प्लांट सेल हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। क्यों, क्योंकि बोलिएगा यहां पे भाई एनिमल सेल में मूवमेंट होता है, एनिमल्स का मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, और एनिमल सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में खर्च करता है, एनिमल सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन कहने का मतलब क्या, हम यहां से मूव कर रहे हैं और साथ के साथ हमारा लोकेशन भी चेंज हो रहा है। मूवमेंट के साथ साथ लोकेशन भी। सर मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या है, हम एक जगह पे रुके हुए हैं, हमारा बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है, हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, हमारे बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोल लीजिएगा, मूवमेंट। और मूवमेंट के साथ साथ लोकेशन भी चेंज हो रहा है, मैं यहां से चल के यहां तक और यहां से चल के यहां तक आ रहा हूं, जा रहा हूं, क्या बोल लीजिएगा, लोकोमोशन हो रहा है। और एक जगह पे रह के हम अपने बॉडी का पोस्चर चेंज करते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मूवमेंट। तो एनिमल्स में मूवमेंट भी होता है और लोकोमोशन भी होता है, इसलिए इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है, हाई। अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है, तो लोकोमोशन नहीं हो रहा है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। और अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, कम होगा। सो दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब जिस तरह के आपके बॉडी में फिजियोलॉजी चल रहा होगा, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे होंगे, उसी तरह से आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर रहा होगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। बता दिया आपको, इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया एज फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। बर्ड के फ्लाइट मसल्स की बात कीजिएगा, हर हमेशा ये मूवमेंट होता रहता है, बर्ड के फ्लाइट मसल्स पे ये मूवमेंट हो रहा है हर हमेशा। जिस समय मूवमेंट रुक गया वो बर्ड्स नीचे की ओर, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इसका बहुत हाई है, और हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है हायर एनिमल्स में। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप एंड साइज की बात करते हैं। शेप और साइज भी वेरिएबल है। अगर डायमीटर की बात कर लीजिएगा 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ की बात कर लीजिएगा 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। जो आप शेप देख पा रहे हैं यहां पे, है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात कर लीजिएगा तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा शेप है, सॉसेज शेप। कैसा शेप है, सॉसेज शेप। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, या बोल ले सकते हैं इसी को आप सिलेंड्रिकल शेप, क्या बोल सकते हैं, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप। अब अस्टेनिंग कहने का मतलब क्या, अस्टेनिंग कहने का मतलब बोलते हैं इसको कलर प्रोवाइड कर देना। अस्टेनिंग करने का मतलब कलर प्रोवाइड कर देना। अगर ट्रांसपेरेंट रहता तो ढंग से दिख नहीं पाता, साफ साफ दिख सके इसलिए हम इसके ऊपर कलर लगा देते हैं। हिंदी में स्टेनिंग को अभिरंजित बोलते हैं। रंग दिए इसको ताकि आराम से दिख पाए, और जिस रंग से हम रंगते हैं, जिस स्टेन से डाई करते हैं, वो डाई का नाम क्या है, जॉन स्क्रीन, है ना।
तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं जॉनस ग्रीन से। अगले पॉइंट पे अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। यहां पे क्या बोलिएगा, यहां पे देखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। मैं शेप थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। आउटर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा तो आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, है ना। आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपको पोरीन प्रोटीन दिख रहा है, और पोरीन प्रोटीन के रहने की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं आराम से अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। तो बताइएगा, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरीन प्रोटीन है तो पोरीन प्रोटीन की वजह से इसका परमिबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा? बोल लीजिएगा, पोरीन प्रोटीन की वजह से इसका परमिबिलिटी बढ़ जाएगा। सो पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट, और क्या बोल लीजिएगा, मोर परमेबल। देखिएगा यहाँ पे मोर परमेबल होता है। एंजाइम प्रेजेंट होगा, कंटेन मोर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। आउटर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। इनर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा तो इनर मेम्ब्रेन को क्या बोल लीजिएगा, यहां पे इनर मेम्ब्रेन पे भी पोरीन प्रोटीन बोल लीजिएगा, ये अब्सेंट होता है। पोरीन प्रोटीन क्या बोल लीजिएगा, अब्सेंट है। यहां पे ये अब्सेंट है, ये अब्सेंट है। डन। और अगर पोरीन प्रोटीन अब्सेंट हो गया तो क्या बोल लीजिएगा, लेस परमेबल। क्या बोलिएगा, लेस परमेबल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे भी होता है और इनर मेम्ब्रेन पे भी होता है। अगले पॉइंट पे, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड्स मैट्रिक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, है ना। सॉरी, सिस्टर्नी नॉट क्रिस्टिया। क्या बोल देते हैं इसको, क्रिस्टिया। ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डेड था, इस तरह से फोल्डिंग देखने को मिल रहा था ना, इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग देखने को मिल रहा था। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया था। ये जो अंदर की ओर जो फोल्डिंग है यहाँ पे, इस फोल्डिंग का नाम आप क्या दे दीजिएगा, इस फोल्डिंग का नाम दे दीजिएगा क्रिस्टिया। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड्स मैट्रिक्स, किसकी ओर, इनर स्पेस की ओर। इनर स्पेस, इनर चैम्बर की ओर। इनर चैम्बर में जो फ्लूइड भरा पड़ा था उस फ्लूइड का नाम क्या दिए थे, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ओर इनफोल्डेड है, एंड दैट इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टिया। फिर से अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब देखिएगा, पहले तो सरफेस एरिया यही था, यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे बढ़ा रहा है इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, पहले के लिए सरफेस एरिया यही इतना था, लेकिन अब ये सरफेस एरिया इतना एडिशनल बढ़ गया क्या, ये वाला सरफेस एरिया पूरा का पूरा बढ़ गया क्या? तो आप देखिएगा, क्रिस्टिया इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ये बोल लीजिएगा, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ, है ना, ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसके लिए बढ़ा देगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब पिन हेड पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम, है ना। ये ऑक्सीजोम हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीजोम, है ना। ऑक्सीजोम क्या होता है, जैसे ये आपको इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग दिख रहा था, इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग, यहां पे कुछ इस तरह का पार्टिकल प्रेजेंट रहता है ना। मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ग्रीन कलर से, देखिएगा यहाँ पे ये आपको पिन दिख रहा है और यहाँ पे हेड दिख रहा है। दिस इज अबाउट द पिन हेड पार्टिकल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यहां पे आ जाते हैं हम लोग, डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं वापस। ये यहां पे ये वाला जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, यहां पे ये वाला जो पार्टिकल देख रहे हैं, इसी को मैं एलाबोरेट कर दूं तो यहां पे ये वाला दिखेगा, आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। इस पार्टिकल का नाम क्या दे दीजिएगा, F0 पोर्शन। और ये वाला जो हेड जैसा, इसको क्या बोल लीजिएगा, F1 पार्टिकल। इसको बोल दिए पिन हेड पार्टिकल। ये पिन हो गया और ये हेड हो गया, अब क्या बोल देंगे, पिन हेड पार्टिकल। इसका नाम दे दिए पिन, है ना, ये बोल दिए पिन, और ये हो गया आपका हेड, इसको बोल दिए पिन हेड पार्टिकल, है ना। डन, पिन हेड पार्टिकल। F0 F1 कॉम्प्लेक्स हो गया, एटीपी सिंथेटाइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। तो यहां पे बता दिए, इसी पिन हेड पार्टिकल का नाम क्या दिए थे, F0 F1 पार्टिकल नाम दिए थे। इसके अलावा इसको बोल दिए ऑक्सीजोम, है ना। इसके अलावा पिन हेड या ऑक्सीजोम नाम दे दिए। अब इनर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे प्रेजेंट रहेगा, इनर मेम्ब्रेन पे। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता ही क्या है,
आप पढ़ेंगे बच्चे आगे जाके रिस्पिरेशन इन प्लांट, तो NADPH बनने को मिलेगा, FADH बनने को मिलेगा। ये FADH2 से NADPH2 से ATP बनाया जाता है। ATP ये किस साइकिल से बनाया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में रहेगा। डन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोकेशन क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो सॉरी आउटर मेम्ब्रेन की बात कर लिए, इनर मेम्ब्रेन की बात कर लिए। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, आउटर चैम्बर की बात करते हैं, है ना। आउटर चैम्बर की बात करते हैं। आउटर चैम्बर की अगर बात कीजिएगा तो आउटर चैम्बर में क्या बता दीजिएगा? पहला पॉइंट बोल रहे थे आउटर चैम्बर, है ना। आउटर चैम्बर की अगर बात कीजिएगा तो आप क्या बोल लीजिएगा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसी का नाम क्या दिए थे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम दिए थे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसी का नाम दे दीजिएगा और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आ गया, इसका नाम दे दिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इसी को दूसरा बोल दीजिएगा एक्वस चैम्बर। क्या बोल लीजिएगा? एक्वस चैम्बर। और ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एंजाइम। एक्वस चैम्बर के अंदर आपको क्या मिलेगा? एंजाइम मिलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। इनर चैम्बर की बात कीजिएगा। इनर चैम्बर क्या बोल लीजिएगा? इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चैम्बर है, मैं डायग्राम एक बना देता हूं, रफ स्केच डायग्राम बना देता हूं। ये देखिएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये आपको इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना। दिस इज अबाउट द इनर मेम्ब्रेन, है ना। ये हो गया यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर आप इरेज कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। अगर मैं रेड कलर से इसको फिल करने की कोशिश करूं, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको मैं इस कलर से फिल करने की कोशिश करता हूं। ये पूरा का पूरा चैम्बर को आप क्या बोल लीजिएगा? आउटर चैम्बर। और ये जो स्पेस हो गया यहाँ पे, इस वाले स्पेस को क्या बोल लीजिएगा? इनर चैम्बर। सो अ स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर चैम्बर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। फ्लूइड जो इसमें भरा पड़ा रहता है, इस फ्लूइड को क्या नाम दे दीजिएगा? मैट्रिक्स। अब इस फ्लूइड में भी मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा? वाटर होगा, इसलिए इसको भी क्या बोल देंगे? एक्वस चैम्बर। सर आउटर चैम्बर को भी एक्वस चैम्बर, इनर चैम्बर को भी एक्वस चैम्बर? जी हाँ, आउटर चैम्बर को भी और इनर चैम्बर को भी एक्वस चैम्बर। मैक्सिमम एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द ल्यूमेन। ये जो अंदर में मैट्रिक्स है बच्चे, इस मैट्रिक्स के अंदर ही ल्यूमेन बोल लीजिए या बोल लीजिएगा मैट्रिक्स, है ना। मैक्सिमम एंजाइम जो होगा क्रेब्स साइकिल के लिए। सर अब ये क्रेब्स साइकिल नया साइकिल क्या आ गया बच्चे? जो ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट में चलता है। पहला बोल लीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा बोल लीजिएगा लिंक रिएक्शन, और तीसरा बोल लीजिएगा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम एंजाइम जो है वो कहां पे रहेगा? बोल लीजिएगा मैट्रिक्स के अंदर रहेगा। लेकिन एक एंजाइम सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, ये कहां पे आपको मिलेगा? ये इनर मेम्ब्रेन पे मिलेगा। ये इनर मेम्ब्रेन जो था ना, इनर मेम्ब्रेन पे यहां पे सक्सिनाइल को एंजाइम मिलेगा, है ना। सॉरी, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज मिलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हम लोग को डीएनए भी देखने को मिला था। ये डीएनए की बात कर लिए तो डीएनए सिंगल है। अब इस सिंगल वर्ड से लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंगल करने का मतलब ये मॉलिक्यूल अकेला है, डीएनए का मॉलिक्यूल अकेला है ना, एक ही मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगला, सिंगल है लेकिन है कैसा? डबल स्टैंडर्ड। मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड के अलावा क्या बोल लीजिएगा? सर्कुलर है। और इसके अलावा बोल लीजिएगा हिस्टोन प्रोटीन यहां पे एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या बोल लीजिएगा? एब्सेंट है। और कैसा है? नेकेड है। ग्वानिन एंड साइटोसिन यहां पे ज्यादा होता है ना। बिल्कुल किसके जैसा है? बिल्कुल प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा। सिमिलर एज प्रोकैरियोटिक डीएनए। किसके जैसा सिमिलर है? प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा सिमिलर है ना। प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा। प्रोकैरियोट का भी डीएनए कैसा था? सिंगल मॉलिक्यूल था, डबल स्टैंडर्ड था, सर्कुलर था, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, नेकेड था। नेकेड क्यों? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है इसलिए नेकेड। और साइटोसिन एंड ग्वानिन रिच था, है ना। साइटोसिन ग्वानिन रिच बोल लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। राइबोसोम की बात कर लिए, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है ना। अब डीएनए की बात कीजिएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा।
ऑल मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज present but in less amount, so it is also called as semi autonomous cell organelles. डीएनए के अंदर अपना डीएनए अपना राइबोसोम, तो ये अपने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन बोल लीजिएगा स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जितना इसको रिक्वायर्ड है उतने सारे प्रोटीन का सिंथेसिस सारे जितने अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में नहीं कर सकता है, और इसी की वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। अगर पूरा का पूरा जितना रिक्वायर्ड होता सब कर लेता, जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है पूरा कर लेता, तो आप इसको क्या बोल देते हैं, ऑटोनोमस बोल देते हैं, सेमी वर्ड हटा देते हैं, ऑटोनोमस बोल देते हैं। अगले पॉइंट पे आइएगा, फंक्शन की बात कर लेते हैं। आपको बता चुके हैं ये क्या काम करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन काम करेगा। कहने का मतलब साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन बोल सकते हैं। इट हैविंग मैक्सिमम एंजाइम ऑफ द सेल, इसके अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं पूरे सेल में, सबसे ज्यादा एंजाइम कहां पे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या किसको कहते हैं, अगर कोई कैरेक्टर साइटोप्लाज्मिक जीन से साइटोप्लाज्म में रह रहे जीन, सर साइटोप्लाज्म में कौन सा जीन रहता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए है, प्लास्टिड्स के अंदर अपना डीएनए है। अगर ये डीएनए के थ्रू कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इसका नाम क्या दे दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा बच्चे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बायोजेनेसिस की बात करते हैं। बायोजेनेसिस कहने का मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर से नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, उसी जैसे नया स्ट्रक्चर का, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन क्या बोल लीजिएगा, बायोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बॉडी एट द प्रेजेंट टाइम। बोले माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजिकल माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। अगर आप बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरिएबल होगा और डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, एक मान लेते हैं एक सेल के अंदर 10 माइटोकॉन्ड्रिया था और हमारे लेग सेल के अंदर जो मसल्स है, लेग पोर्शन के अंदर जो मसल्स है, हैंड लिम्ब के अंदर जो मसल्स है, उस मसल्स के सेल को उठा लेते हैं, एक सेल के अंदर 10 माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिला। और आज से हम दौड़ना स्टार्ट किए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लगातार दौड़ रहे हैं, है ना, सुबह उठ के 2 घंटा 3 घंटा लगातार दौड़ते हैं, तो हमारे उस मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 10 से 15 20 25 30 हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, फिजियोलॉजी। क्यों, क्योंकि हम बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा है भाई, ज्यादा काम करवा रहे हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट उसमें ज्यादा होगा। अब मान लीजिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा, 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 से 3 माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी 2 से 4, 4 से 8 होता चला जाएगा। सो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। भाई बाइनरी फिजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। दो पार्ट में टूट गया, डन। अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑरिजिन की बात कर लेते हैं। ऑरिजिन कैसा होगा, इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन होगा फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, है ना, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे एक ये वाला, ये आपको यूकैरियोटिक सेल और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा था, इसके अंदर ये वेसाइकल्स के रूप में अंदर आ गया। देखिएगा पहला ये इसका अपना मेम्ब्रेन और ये वेसाइकल्स का मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा था, डबल मेम्ब्रेन, तो ये इसको बोलते हैं इंडोसिम्बायोटिक। दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में थे और ये सेल अंदर आ गया, इसको इंडोसिम्बायोटिक बोल लीजिएगा। इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन किसका किसका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा और प्लास्टिड्स का हो जाएगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के डीएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, साइटोसिन गुआनिन रिच होगा, नेकेड होगा। राइबोसोम की बात कर लीजिएगा 70S और बाइनरी फिजन के थ्रू। यूकैरियोटिक की बात कर लीजिएगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है ना, जीसी रिच है, नेकेड डीएनए है, 70S टाइप है, बाइनरी फिजन। कहने का मतलब प्रोकैरियोट का डीएनए और यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए दोनों क्या होगा, सिमिलर। इवन राइबोसोम भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये बात हो जाती है बच्चे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की।
आज के लिए बच्चे इतना ही, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को। थैंक यू।